जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए अभी हम एनसीईआरटी की क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें से 7th क्लास की एनसीईआरटी अभी चल रही है और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो जानने वाले हैं। सबसे पहले आप नाम जानिए कि सेकंड चैप्टर का नाम क्या है। तो सेकंड चैप्टर का नाम है राजा और उनके राज्य। यहाँ पर कहा गया है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। इसमें मैप दिया हुआ है। मैप में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो चलिए मैप में देखते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कौन कौन से प्रमुख राजवंश रहे हैं। तो बताया गया है कि मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब, सायस, इंद्रप्रस्थ, चहमान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, अनरटा, चंदेल, कन्नौज, पहाड़पुर, कामरूप, पाल, उत्कल, कलिंग, पूर्वी चालुक्य, वेंगी, राष्ट्रकूट। इसके अलावा है मालखेद या मान्यखेद, चोल, चेर और पांड्य। तो इतने सारे राज्य हैं। इसे केवल आप अभी जान ले, क्योंकि एक साथ इसे याद नहीं कर सकते। एग्जाम में इस टाइप से डायरेक्ट पूछता भी नहीं है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, नए राजवंशों का उदय। यहाँ पर कहा गया है 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। 7वीं शताब्दी लगभग 600 ईसा के बाद की बात कर रहे हैं। उस टाइम तक बहुत सारे बड़े बड़े भूस्वामी उभर कर आ चुके थे, बड़े बड़े योद्धा उभर के आ चुके थे, अस्तित्व में आए थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो राजा क्या कहते थे कि ये हमारे या तो मातहत हैं या सामंत हैं। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अब राजा मातहत या सामंत क्यों कहते थे? इसलिए कि फ्री में उनको क्या मिल जाए राजा को, कि उपहार लेके आओ, हमारा सम्मान करो, जी हजूरी करो, हाजिरी दो बढ़िया से, और उसके अलावा जब जरूरत पड़े, युद्ध हो, तो अपनी सेना को जो इकट्ठा करके रखे हो वो सेना हमारे लिए उपलब्ध कराओ। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। महामंडलेश्वर का पूरा मतलब है कि पूरे मंडल का महान स्वामी। तो यहाँ पर ये चीजें आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर ये महासामंत और महामंडलेश्वर वाली लाइन। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कहने का मतलब ये है कि सामंत के पास जब ज्यादा संपत्ति हो जाती थी तो वो क्या करते थे, कहते थे कि अब हमें राजा के आधिपत्य में, अधीन में नहीं रहना है, अब हमारा अपना राज्य होगा, हम स्वतंत्र होंगे, इस तरीके से दावा भी करते थे। और ज्यादा संपत्ति होने पर ये अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर की उपाधि दिए थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे। स्टार्ट में क्या थे कि जो चालुक्य थे उनके अधीन थे, मतलब ये है कि चालुक्यों के सामंत थे राष्ट्रकूट। लेकिन बाद में आगे चलकर जैसे जैसे वो शक्तिशाली होते गए, चालुक्यों को कहा कि अब हम अपना राज्य बनाएंगे, हम स्वतंत्र हैं, तुम्हारे अधीन नहीं हैं। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट का एक प्रधान दंती दुर्ग था, प्रधान था, सामंत का जो सबसे हेड होता है वो दंती दुर्ग था। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट की वंश की स्थापना ही दंती दुर्ग ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कहानी भी थोड़ा सी आपको पता होना चाहिए। उसने चालुक्यों के जो राजा थे उनको हराया, हराने के बाद क्या किया, हिरण्यगर्भ एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ को करवाया, अनुष्ठान को करवाया। इसमें क्या होता है, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब ये कि भले ही जो हिरण्यगर्भ यज्ञ था, अनुष्ठान था, इसलिए कराया जाता था कि बचपन से अगर तुम क्षत्रिय नहीं हो तो इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को कर लेने के बाद तुम क्षत्रिय बन जाते हो। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको याद रखना है
ये हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान के बारे में, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर सरमण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने नए राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो यहाँ पर पहले तो एक एग्जाम्पल दिया गया था राष्ट्रकूट का। इसके अलावा बताया गया कि और कई सारे उद्यमी परिवार थे जो उद्यम करते थे, व्यापार करते थे। उनमें से जो सबसे ज्यादा संपत्ति रख लिए, शक्तिशाली हो गए, तो उन्होंने भी अपने आप को क्या किया, राजा के रूप में दर्शाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, अपना राज्य स्थापित करने के लिए किसी की अधीनता को नहीं स्वीकारा और बल्कि खुद का राज्य स्थापित किया। यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं। इसके बाद बगल में एक इमेज भी दिया हुआ है, इस इमेज को भी देखने चलते हैं। तो यहाँ पर इस इमेज में क्या दिखाया हुआ, क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ कहा गया है कि ये एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है और यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो ये नरसिंह रूप में जो इमेज है वो दिखाया गया है, जो यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे से इमेज देखने को मिल पा रहा है तो आप देख सकते हैं। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्तीन और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। यहाँ पर महाराजाधिराज का मतलब है राजाओं के राजा, मतलब कई सारे राजाओं का हेड, और त्रिभुवन चक्रवर्तीन का नाम 3 भुवनों का स्वामी है। तो कई सारे राजाओं ने अपने आप को इस तरीके की उपाधि दे दी। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देखना है, ये महाराजाधिराज का मतलब और त्रिभुवन चक्र। इसके अलावा आगे है, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मण के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब अपने आप को महाराजाधिराज कहो चाहे त्रिभुवन चक्रवर्ती कहो, लेकिन आपको किसान, व्यापारी, ब्राह्मण के जो संगठन है इनके साथ मिलजुल करके रहना पड़ेगा, अकेले सत्ता थोड़ी चला सकते हो। इनका कहने का मतलब ये है। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालकों, कारीगरों, संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो कई बार राजा क्या करते थे, जो किसान रहते थे, पशुपालक रहते थे, कारीगर थे, इन सब से संसाधन इकट्ठा किया जाता था या फिर इनसे लगान के नाम पर, टैक्स के नाम पर इनसे वो संसाधन लिए जाते थे, कभी अधिकार से तो कभी बाध्य करके। इसके बाद 400 कर, ये क्या चीज है? तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो ये टैक्स का नाम है वेट्टी। ये क्या चीज है, कहाँ लगता था, ये आपको याद होना चाहिए। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। अब जितने संसाधन पशुपालकों, किसानों से सब लिए जाते थे, कारीगरों से लिए जाते थे, उनका इस्तेमाल कहाँ होता था? या पैसा रखा जाता था या फिर मंदिर और दुर्ग के निर्माण में उसका इस्तेमाल किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। कुछ युद्ध इसलिए भी लड़े जाते थे ताकि वहां से उन्हें धन मिल सके, और कुछ युद्ध इसलिए लड़े जाते थे ताकि जो व्यापारिक मार्ग है उसका फायदा वो ले सके।
इसके अलावा राजस्व वसूली के लिए क्या करते थे, जो राजा रहते थे वो कोई ना कोई अधिकारी की नियुक्ति करते थे और वो ज्यादातर से शक्तिशाली परिवार से होते थे। उन्हीं को नियुक्त किया जाता था और वही लोग ये काम किया करते थे और ये वंशानुगत होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदे पर होते थे। तो यहाँ पर ये लाइनें आपको याद रखना, स्टेटमेंट के तौर पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में यहाँ पर प्रशस्तियां शब्द यूज किया गया, आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रशस्तियों का मतलब ये है कि राजा की प्रशंसा में कई सारी चीजें लिखे हुए होते हैं अभिलेखों में और कहीं पर, उसे प्रशस्तियां कहा गया। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो ये केवल इंफॉर्मेशन के तौर पे है, बाकी यहाँ पर आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा नागभट्ट की उपलब्धियां, ये क्या चीज है, क्या बताने वाले हैं, हम आगे देखते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो प्रतिहार नरेश या प्रतिहार राजा का एक नाम था नागभट्ट, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक उपलब्धियां हैं, प्रशस्ति है, प्रशस्ति में कुछ चीजें लिखी हैं वो बताई गई हैं। आंध्र सैंधव सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग या बंगाल का जो हिस्सा है, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का, किरात वनवासी तुरुष्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य और राजाओं को पराजित किया। तो इस तरीके से अपने आप को महान बताने के लिए अपनी प्रशंसा में ये प्रशस्तियां लिखवाई जाती थी, या सामंत या ब्राह्मण खुद से भी लिखते थे राजा के चहेते होने के लिए। इसके बाद राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। इसके बाद ये कुछ चीजें हैं जो इमेज में दिखाई गई हैं, क्या है ये हम यहाँ पर देखते हैं। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है। ये ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जो एक गुच्छे में लगाया गया है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। तो इनमें इस टाइप का एक मुहर लगा हुआ है, ये मुहर बताता है कि ये राजसी आदेश वाला पत्र है, ताम्र पत्र है। इसके बाद है भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, तो ये भी हम देख लेते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, ये इतनी चीजें भूमि अनुदान में दी गई हैं, जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़े पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल कर सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चोल शासकों के द्वारा इस तरीके से भूमि अनुदान दिया गया था, और भूमि अनुदान देते समय इतनी चीजें लिखी होती थी, एकदम हर एक चीज कि क्या क्या चीजें भूमि अनुदान में दी गई हैं, उस भूमि में क्या है और क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कुछ क्लियरिटी से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके आगे है 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया था जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक के एक रचनाकार द्वारा रचा गया। तो यहाँ पर कल्हड़ की राजतरंगड़ी की बात की जा रही है जो 12वीं शताब्दी में तैयार किया गया था और ये एक संस्कृत काव्य है। कल्हड़ ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोत का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। ध्यान रखिए, कल्हड़ के एक कवि है या लेखक है जो कल्हड़ ने राजतरंगड़ी लिख रखी थी, राजतरंगड़ी। तो ये याद रखिए, इस राजतरंगड़ी में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर कल्हड़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कल्हड़ प्रत्यक्षदर्शी अलग अलग चीजों को पढ़ करके फिर उसने अपनी चीजें लिखी थी, प्रशस्तियां पढ़ी थी, और तो और जो शासक रहे उसकी प्रशंसा नहीं करता था, उनकी नीतियों के बारे में लिखता था, शासक जैसा है उनके बारे में लिखता था, थोड़ा आलोचनात्मक रूप में लिखता था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष। आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ये आपको याद रखना चाहिए, कन्नौज के लिए गुर्जर, राष्ट्रकूट और पाल ये सब आपस में लड़ते रहे हैं। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए किन किन शासकों का नाम लिया जाता है? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये आपको एग्जाम के बेस पर याद होना चाहिए। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद, अफगानिस्तान और ये गजनी का महमूद, अफगानिस्तान में गजनी एक जगह है जहां से महमूद आया था। ऐसा ही एक शासक था, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। लगभग 1000 से 1025 ईस्वी के बीच उसने 17 बार आक्रमण किया है। ध्यान रहे, अफगानिस्तान में गजनी है, गजनी का महमूद आया था जो इंडिया में 17 बार अटैक किया है। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। ये आपको एग्जाम की बेस पे याद रखना है। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो उस टाइम पर जहां पर चहमान थे, जिन्हें बाद में चौहान कहा गया, ये लोग कहाँ के थे? ये युद्ध करने को बैठे हुए थे और ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। गुजरात में चालुक्य थे उस टाइम पर और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गहड़वाल थे। तो ये आपको याद रखना है कि एक टाइम पर अगर ये शासक इस एरिया में है तो दूसरे एरिया में कौन था? चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पर पृथ्वीराज के बारे में आया, तो पृथ्वीराज के बारे में कौन क्या नहीं जानता है। तो पृथ्वीराज कब थे? पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 के बीच रहे हैं और ये चौहान शासक या चहमान बोल सकते हैं, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया था। सुल्तान मोहम्मद गौरी कौन था? तुर्की शासक था और उसे 1191 में किसने हराया? पृथ्वीराज ने हराया था। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो ये आपको एग्जाम के बेस पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। चोल राज्य नजदीक से एक नजर। अब हम चोल राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में
मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कावेरी डेल्टा है, कावेरी नदी जहाँ है उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो डेल्टा, और मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटा सा मुखिया परिवार की सत्ता थी। ठीक है, मुट्टरियार नाम से। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माथत थे। कांचीपुरम में पल्लव राजा थे और पल्लव राजा के सामंत बोलिए माथत थे ये मुट्टरियार। उरैयर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। यहाँ कहा गया है कि चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय थे। इन लोगों ने क्या किया कि ये मुट्टरियार है, इनको हराया और उसके जगह उस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशंभु सुदीनी देवी का मंदिर बनवाया। तो जो ये प्राचीन परिवार विजयालय थे 9वीं सदी के आसपास जिसने कब्जा किया, इसने क्या किया कि वो जो क्षेत्र था कावेरी डेल्टा का क्षेत्र, वहां पर तंजावुर शहर की स्थापना की और निशंभु सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। यहाँ पर मैप में कुछ चीजें बताई गई हैं, ध्यान से देख लेना। ये है उरैयूर जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे। यहाँ है तंजावुर, यहाँ है गंगईकोंड चोलपुरम, इधर मदुरई, इधर पांड्यन, इधर गंगावादी, इधर चोल है, इधर कोच्चि है, इधर नीलामावदी है, वनवासी है, बादामी है, कदम्ब है, काकती है, वेंगी है, दक्षिण कलिंग, कलिंग, कल्याणी है, चालुक्य विक्रमादित्य 4 के अंतर्गत, और यहाँ पर यादव है। अब यहाँ पर इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। दक्षिण में पांड्य हैं और उत्तर में पल्लव है, इनका भी काफी हिस्सा यहाँ विजयालय ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल राजा था चोलों में। 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। तो ये डेट याद रखना है, 985 ईस्वी में राजा राज प्रथम शासक बना है। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम, ये इसका बेटा राजराज का, ये भी आपको याद रखना है। इसने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियान के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो जल सेना किस शासक ने किया, किस चोल शासक ने बनाई थी? राजेंद्र प्रथम ने। ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। इसके बाद है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम, ये पापा और ये उनके बेटे, ये आपको याद रखना है, द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम तमिलनाडु वाले हिस्से में आता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो इमेज दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, यह मंदिर, ये गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है। छत जिस तरह से क्रम से पतली होती गई है, देख रहे हैं, पहले मोटा है फिर धीरे धीरे करके पतली होती गई है, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देखिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप कला संस्कृति पढ़ेंगे अपने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो देखेंगे कि उत्तर भारत में मंदिर बनाने का अपना अलग तरीका है और दक्षिण भारत में अलग है। तो वो क्या है, वो तो आप कला संस्कृति में पढ़ना। यहाँ पर अभी पहले इतना जानिए कि दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते थे तो पहले चौड़े होते 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 ऊपर की तरफ वो सकले होते जाते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों का केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। तो इनका कहना है कि जब चोलों ने मंदिर बनवाया
तो उस मंदिर में केवल पूजा आराधना तो नहीं होती थी, उसके आसपास कई शिल्प वाली चीजें भी उत्पन्न हो गई, आर्थिक चीजें उत्पन्न हो गई, सांस्कृतिक चीजें उत्पन्न हो गई, और इसलिए मंदिर का महत्व अपने आप बढ़ गया। और यही चीजें आज भी हैं। आप देखेंगे मंदिर के आसपास व्यापारी अपने आप ही, या यूं कह सकते हो कि व्यापार बढ़ जाता है। वहां आसपास मंदिर की पूजा से रिलेटेड हर एक सामान मिलने लग जाता है। कोई चाय बेचेगा, कोई फूल बेचेगा, कोई माला बेचेगा, इस तरीके से व्यापार शुरू हो जाता है। तो मंदिर केवल पूजा आराधना के लिए नहीं होता, फिर उसके साथ ही कई सारे व्यापार, शिल्प कला भी वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चोल काल में जो कांस्य प्रतिमाएं बनती थी वो संसार में कहा गया है कि सबसे उत्कृष्ट होती, सबसे बेस्ट हुआ करती थी। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। ये आपको हल्का सा याद रखना है, हो सकता है कभी स्टेटमेंट में पूछ ले। अब बात करते हैं कृषि और सिंचाई के बारे में। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र सेकंड में देखना है, क्या देखना है वो हम मानचित्र सेकंड में लगभग हर एक इंपॉर्टेंट चीज जगह देख ली है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकली भी आपको पता होगा कि जहां पर नदियां बहती है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र होता है वो चावल के लिए, या वो मिट्टी चावल के लिए बहुत बेस्ट होती है। और ऐसा ही पहले भी था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी शताब्दी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ये नॉर्मल चीजें हैं जो आपको पता होगी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। याद रखना है, ये हल्की चीजें, मतलब कि सिंचाई के लिए जो चोल के टाइम पर था, तो सिंचाई के लिए कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती थी, तो कुछ क्या थे, कुछ लोग कुएं खोदे जाते थे, कुछ लोग क्या करते थे, बारिश का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े सरोवर बनाते थे। यहाँ पर ये साथ में इमेज देखो, ये जो इमेज है ये नर्तकी का कोई इमेज है। जो ये इमेज है ये चोल काल में कांस्य में बनाया गया था, कांस्य की, तो वही चीज यहाँ पर शो की गई है। इसके बाद इस इमेज को देखिए। ये इमेज में कहा गया कि 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है और हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था और इस पानी से खेत सींचे जाते थे। इसके अलावा लिखा हुआ है कि जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु का बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता था। तो यहाँ पर ये जो है ये शायद जल प्रवाह की धारा को रोकने के लिए है या उसे नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों की व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों के साथ साथ ही गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन, ये नया टॉपिक है। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। मतलब कोई एक है गांव है, किसानों की बस्तियां, यहाँ पर किसानों की कोई एक बस्ती है, उसे उर कहा गया। और इसी तरीके से 6 हैं, 10 हैं, 8 हैं, 9 हैं, जितने भी हैं, मतलब कि जितने 8 या 9 उर मिलाकर के एक नाडू बन रहा है। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई
प्रशासकीय कार्य करते थे। यहाँ पर ये पूरा लाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाडु किसे कहते हैं, उर किसे कहते हैं, क्या काम करते थे? तो ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने का काम करते थे और कर वसूलने का काम किया करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो जो धनी किसान होता था वो नाडु का कामकाज अच्छे से देखता था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुबेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या विकिसान, अरैयार, प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे किसान जो काफी शक्तिशाली हो चुके थे, नाडु का काम करते थे, तो राजाओं को सम्मान देने के लिए मुबेंद वेलन जैसी उपाधि दिए, अरैयार जैसी उपाधि दिए। यहाँ पर मुबेंद वेलन शब्द का मतलब क्या है? ध्यान रहे, 3 राजाओं को अपनी सेवा देने वाला वेलन या किसान, और अरैयार प्रधान होता है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्दों का मतलब भी आपको पता हो, शॉर्ट में भी यूपीएससी पूछ सकता है। अब है भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। ये अभिलेख में लिखा हुआ है। विल्लन वगाई, जो ये भूमि है वो किन के लिए होता था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे ऐसे किसानों की वो भूमि थी। इसके बाद ब्रह्मादे, ये किन के लिए था? ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि दी गई थी वो थे ब्रह्मादे। शाला भोग, ये किसके लिए था? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दिए गए भूमि को शाला भोग कहा गया। देवदान तिरुन मट्टकनी, ये किसके लिए था? मंदिर को उपहार में दी गई। देवदान नाम से ही समझ में आ रहा है। तिरुन मट्टकनी, ये मंदिर को उपहार दिया गया। इसके बाद है पलिच्च चंदम, ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो ये आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखना है, टिक करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मण प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। अब भूमि दान मिल रहा है तो जाहिर सी बात है फिर नए नए ब्राह्मण पैदा हुए होंगे, उनके बस्तियां बन गई होंगी। प्रत्येक ब्राह्मण देव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। व्यापारियों का एक संघ था जिसका नाम था नगरम, और ये क्या करता था? शहरों में प्रशासनिक कार्य भी देखता था। इसके बाद तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर में से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। ये कहाँ पे है जो अभिलेख मिला हुआ है? तमिलनाडु के चिंगलपुट जिला है, वहां पर उत्तर मेरूर से एक अभिलेख मिला हुआ है। उस अभिलेख में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकट पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। इसके बाद है अभिलेख और लिखित सामग्री, इसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता। यहाँ पर जो उत्तर मेरूर अभिलेख है ये कहाँ है? तमिलनाडु में, ध्यान है ना, चिंगलपुट जिले में। अब सभा की सदस्यता लेने के लिए जो इच्छुक रहा करता था तो कहा गया कि वो पहले तो भूमि का स्वामी हो, और ऐसे भूमि का स्वामी हो जहां से राजस्व वसूला जा सके। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ये सब शर्तें थी। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं और वह चुनाव नहीं लड़ सकता।
अभिलेख में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण, तो यहाँ पर आपको एग्जाम के बेस पर याद रखना है। एक तमिल कृति है पेरिया पूर्णम, जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया। पुलाया क्या चीज है? एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाला प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। पुलाला याद रखना है एग्जाम के बेस पे। पुलाया लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ऊंचे किस्म के पेशों में लगे खेतिहार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरिन ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई, लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिए। पुलाया संबंधित है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और विल्लाला ये प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। जो ब्राह्मण थे वो कहते थे ये हमारे समाज से बाहर है, प्रतिष्ठित जितने समाज है उनसे बाहर है। विल्लाला ये लोग अपने समाज से बाहर मानते थे। और बताया हुआ है कि जो पुलाया है वो क्या क्या काम करते थे, तो यहाँ पर वही बातें लिखी गई, उनके परिवार के बारे में लिखी गई हैं। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें जानने को मिली हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।